नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आपका ये कोर्स जेवेनियल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें अभी आपका जो लेटेस्ट क्लासेस चल रही है वो ऑडिट की चल रही है। तो ऑडिट का आपका 3 वीडियो या 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपका सेकंड नंबर का चैप्टर चल रहा है यानी टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका सेकंड चैप्टर है, जिसमें उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो आपका जो ये चैप्टर है टाइप्स ऑफ ऑडिट का सेकंड पार्ट ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो भी ये चैप्टर आपका ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो जिसमें फर्स्टली बात करेंगे कि कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट है। तो ऑडिट आपकी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, फिर इनका 1 बाय 1 डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ऑडिट होती है आपकी सामान्यतः 7 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी कंटिन्यूस ऑडिट, एक पीरियडिकल ऑडिट, एक इंटरिम ऑडिट, फिर ओकेजनल ऑडिट, फिर पार्शियल ऑडिट और फिर स्टैंडर्ड ऑडिट और लास्ट में होते हैं बैलेंस शीट ऑडिट। यानी अगर इसका हिंदी वर्जन देखें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो ये एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन जुलाई 2026 में आने की पूरी पूरी संभावना है और अक्टूबर 26 में इसका एग्जाम प्रस्तावित है। ठीक है, तो अभी से आपको तैयारी करनी है। वो जो नोट्स आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, साथ में जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो चैप्टर कंप्लीट होते ही आपको एमसीक्यूज भी बाइलिंगुअल मिल जाएंगे। तो सतत लेखा परीक्षा के बारे में बात करेंगे, आवधिक लेखा परीक्षा के बारे में बात करेंगे, अंतरिम, सामयिक, आंशिक और मानक और बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा लेखा परीक्षा क्या होती है उसके बारे में डिटेल से 1 बाय 1 बात करेंगे। तो हम एंड नाउ वी विल गो थ्रू विथ each of the conduct of audit and their relative advantage and disadvantage one after the other। यानी अब हम लेखा परीक्षा के प्रत्येक कार्य और उनके सापेक्ष लाभों और हानियों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। एंड जो उपरोक्त 7 प्रकार की ऑडिट बताई गई है पहले उसको देखेंगे, वो ऑडिट क्या होती है और उसका उसका जो मेन एडवांटेज क्या होता है और इसके अलावा उसका जो डिसएडवांटेज यानी हानि क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑडिट है आपकी कंटिन्यूस ऑडिट। कौन सी है, यानी एक तरीके से इसको विस्तृत ऑडिट या लगातार ऑडिट भी इसको कहा जाता है। इसको देखें, फर्स्ट हो गया कंटिन्यूस ऑडिट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ए डिटेल ऑडिट व्हिच इन्वॉल्व्स ए डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स at regular interval of say 1 month or 3 months। The auditor visit his clients at regular or irregular interval during the financial year and checks each and every transaction। At the end of the year he checks the profit and loss account and balance sheet। ठीक है, तो इसको जो ये आपकी कंटिन्यूस ऑडिट है उसको विस्तृत लेखा परीक्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इस प्रकार से आ सकता है कि जो उपरोक्त ऑडिट दे रखी है तो कंटिन्यूस ऑडिट क्या होती है, ठीक है, आपकी वैधानिक लेखा परीक्षा क्या होती है, अंतरिम लेखा परीक्षा क्या होती है, बैलेंस शीट ऑडिट क्या होती है, मानक ऑडिट क्या होती है, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इससे जो कंटिन्यूस ऑडिट है उसका अगर दूसरा नाम के बारे में बात करें तो इससे विस्तृत लेखा परीक्षा भी कहा जाता है, जिसमें नियमित अंतराल पर जैसे कि 1 या 3 महीने के अंतराल पर लेखा पुस्तकों में विस्तृत जांच की जाती है। यानी इसमें नियमित रूप से ऑडिट चलती रहती है, कभी इसका एंडिंग नहीं होता है और जो एक तरीके से फिक्स पीरियड होता है जैसे 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में इनकी ऑडिट कंटिन्यू चलती रहती है। तो लेखा परीक्षक वित्तीय वर्ष के दौरान नियमित या अनियमित अंतराल पर अपने ग्राहकों यानी ग्राहक बोले तो कंपनीज के यहाँ जाकर प्रत्येक लेन देन की जांच करता है। वर्ष के अंत में वह लाभ हानि खाते और जो आपका शेष पत्रक है, शेष पत्रक बोले तो यहाँ पे बैलेंस शीट की जांच करता है। अब इसमें बता रखा है कि बिजनेस वेयर कंटिन्यूस ऑडिट इज एप्लीकेबल, यानी जो आपकी सतत ऑडिट है वो किन व्यापारों में या किस बिजनेस में एप्लीकेबल है। अब देखते हैं इसको, यानी उन संस्थाओं के लिए यह उपयोगी होती है जहां वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद खातों को प्रस्तुत करना वांछित होता है। यानी जो ये कंटिन्यूस ऑडिट है तो उन कंपनीज या ट्रस्टी या उन जो भी आपकी वैधानिक संस्था है तो उनके लिए अनिवार्य होती है जिनका जो जैसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति अभी आपकी 31 मार्च को हो जाती है, तो 31 मार्च के तुरंत बाद में जो खाते हैं वो प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, तो उनका ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। तो उनके लिए ये सतत ऑडिट अनिवार्य होती है, जैसा कि बैंक के मामले में होता है। इसके अलावा जहाँ लेन देन की मात्रा बहुत अधिक होती है तो वहाँ पे सावधिक ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर जहाँ पे हजारों ट्रांजेक्शन होंगे, लाखों ट्रांजेक्शन होंगे तो अब अगर वर्ष के अंत में अगर उसकी ऑडिट करवाएंगे तो उसमें अनावश्यक समय लगेगा, एक्यूरेसी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। तो बड़ा जो जिसका लार्ज स्केल पर ट्रांजेक्शन होता है, बिजनेस है, तो उनकी आवधिक रूप से यानी एक तरीके सतत रूप से महीने में, 3 महीने में और इसके अलावा हाफ ईयरली या ईयरली रूप से उनकी जांच करने का कार्य किया जाता है। तो जहाँ प्रत्येक माह के बाद प्रबंधन को खाता विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है वहाँ पर भी एक तरीके से कंटिन्यूस ऑडिट की जाती है। जहाँ आंतरिक जांच की कोई संतोषजनक प्रणाली लागू या विद्यमान नहीं होती है तो वहाँ पर भी एक तरीके से सतत जांच का कार्य यानी कंटिन्यूस ऑडिट के माध्यम से किया जाता है। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट के, यानी जो आपकी सतत या विस्तृत लेखा परीक्षा है उसके कौन कौन से फायदे हैं।
ठीक है। अब स्वाभाविक है किसी भी चीज़ का अगर कोई बेनिफिट होता है तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। या पहले इसके फायदे देखेंगे, फिर इसके नुकसान या डिसएडवांटेज देखेंगे। तो पहला इसका एडवांटेज है, फायदा है, लेखा परीक्षक द्वारा नियमित अंतराल पर और विस्तार से खातों की जांच करने से त्रुटियों और धोखाधड़ी का आसानी से और शीघ्रता से पता लगाया जा सकता है। अगर जो ऑडिटर है वो कंटिन्यू रूप से जांच करेगा तो उसको जो भी गड़बड़ियां हो रही है उसका पता आसानी से मिल जाता है। और लेखा परीक्षक व्यवसाय से अधिक संपर्क में रहता है, क्योंकि वो स्वाभाविक है कि कंटिन्यूस ऑडिट करेगा तो व्यापार में दिन प्रतिदिन जाता रहेगा, वो रेगुलर या इरेगुलर रूप से कार्यालय में जाता रहेगा, तो उसको हर कर्मचारी पर हर तरीके से जो भी ऑपरेटिंग प्रोसेस हो रही है तो उसका पूर्ण रूप से पता होगा, गबन की संभावना ना के बराबर रहेगी। इसलिए वह इसके तकनीकी विवरणों को जानने में सक्षम होता है और इस प्रकार मूल्यवान वस्तु सुझाव देकर अपने ग्राहकों की बहुत मदद कर सकता है। इसके अलावा जो फायदा होता है, चूंकि अधिकांश जांच वर्ष के दौरान पहले ही की जा चुकी होती है, जो भी कार्य होता है वो ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट हो चुका होता है लगभग, इसलिए अंतिम लेखा परीक्षा खाते वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत आसानी से किए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो फायदा होता है नेक्स्ट, यदि लेखा परीक्षक द्वारा नियमित अंतराल पर ग्राहकों से मिलने क्लर्क खातों को अद्यतन रखने में बहुत इसमें नियमित रहेंगे। और जो नेक्स्ट फायदा होगा, यदि लेखा परीक्षा अचानक दौरा करता है तो इसे खाते तैयार करने वाले क्लर्कों पर नैतिक नियंत्रण काफी हद तक सुनिश्चित होता है। यानी अगर उसके ऑडिटर द्वारा अगर विजिलेंस का कार्य किया जाता है तो जो भी कर्मचारी हैं जो अकाउंट्स बनाते हैं वो एक तरह से अच्छी तरह से अकाउंट्स प्रिपेयर रखेंगे। और लेखा परीक्षक के पास अधिक समय होने से वह खातों की बहुत सावधानी से और विस्तार से जांच कर सकता है, जिससे उसका कार्य अधिक कुशलतापूर्वक होगा। क्योंकि कंटिन्यूस ऑडिट में जो ऑडिटर होता है उसका लगभग डे बाय डे का कार्य रहता है, तो वो जो भी अकाउंट्स है उनकी अच्छी तरह से जांच करता है और जल्दबाजी में कार्य नहीं करता है, जिससे जो भी अकाउंट्स है उनकी ट्रांसपेरेंसी आसानी से प्राप्त हो जाती है। यदि किसी कंपनी के निदेशक या डायरेक्टर अंतरिम लाभांश घोषित करना चाहते हैं, यानी इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हैं, तो निरंतर लेखा परीक्षा से अंतरिम खातों को बिना अधिक विलंब के तैयार करने में सहायता मिल सकती है। यानी अगर कोई व्यापार बड़ी कंपनी है, अगर उसको अंतरिम लाभांश देना है, अगर ज़्यादा लाभांश हो जाता है तो मिडिल में भी लाभांश दे सकती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स को जो लाभांश देगी, जो ऑडिटेड अकाउंट्स है उनके माध्यम से देगी, तो जो इंटरिम लाभांश दिया जाएगा उसमें अनावश्यक दिक्कत नहीं आती है। तो लेखा परीक्षा कर्मचारियों को पूरे वर्ष व्यस्त रखा जा सकता है। यानी जो भी लेखा परीक्षा कर्मचारी है तो उनको उनके ऊपर एक तरीके से लाइबिलिटी रहती है कि अपन जो भी काम है वो समय पर करना जरूरी होता है। ठीक है, ये तो फायदे देख चुके हैं। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं, कौन कौन से नुकसान है सतत लेखा परीक्षा के। अगर एक पक्ष पॉजिटिव होता है तो दूसरा पहलू नेगेटिव भी होता है। अब इसके कौन कौन से नुकसान होंगे। फर्स्ट नुकसान होगा, लेखा परीक्षक द्वारा पिछली बार जांचे गए लेखा पुस्तकों के आंकड़ों में बेईमान क्लर्क द्वारा बदलाव भी किया जा सकता है। यानी जो भी कर्मचारी है, अब यहाँ पे अकाउंट्स का कार्य कंप्लीट यानी ऑडिट का कार्य कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हो सकता है वो अकाउंट्स में किस प्रकार की काटछाट कर दे, तो ये समस्या भी क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा लेखा परीक्षा के बार बार आने से उनके मक्कल के काम में बाधा आती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार कंपनी में आएगा या ऑफिस में आएगा तो अनावश्यक उनके ऊपर प्रेशर आता है। ये लेखा परीक्षा की महंगी प्रणाली होती है, क्योंकि अगर सतत कंटिन्यूस ऑडिट चलती रहेगी तो संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो ऑडिटर है उसको सैलरी देनी पड़ेगी, जो भी अलाउंसेज है, ठीक है, वो जो भी उसकी सुविधाएं हैं उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें काफ़ी खर्चीली एक तरह से महंगी प्रणाली होती है। लेखा परीक्षा क्लर्क अपने काम की लैक हो सकता है, जिसे निरंतर लेखा परीक्षा में काम की निरंतरता नहीं रहती है। और इसके अलावा मुवक्किल के कर्मचारी अपने काम के दौरान आने वाली कठिनाइयों में सहायता के लिए लेखा परीक्षा कर्मचारियों पर निर्भर हो सकते हैं। और दूसरा जो रीजन होता है, नुकसान होता है, लेखा परीक्षा के बाद आंकड़ों में किसी प्रकार के बदलाव से बचने के लिए विस्तृत नोट्स लेना आवश्यक हो सकता है, तो ये इसका एक नुकसान होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दीज डिसएडवांटेज मे बी अवॉइडेड बाय टेकिंग द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। यानी जो भी नुकसान है अगर उनसे बचने हेतु तो किस प्रकार के प्रिकॉशंस किए जाते हैं वो देखते हैं। तो प्रिकॉशन कौन कौन से करने होंगे इनसे बचने हेतु, यानी सतत ऑडिट के रिगार्डिंग या विस्तृत ऑडिट के रिगार्डिंग। तो प्रविष्टियों की जांच हो जाने के बाद उनमें कोई प्रवर्तन नहीं किया जाएगा, और यदि कोई प्रवर्तन करना आवश्यक हो तो उसे जनरल में सुधार प्रविष्टि के माध्यम से किया जाना चाहिए। और यदि किसी बही खाते की जांच यथासंभव एक ही बार में पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि कोई कमी न रह जाए। हालांकि यदि यह संभव न हो तो लेखा परीक्षक को एक निश्चित तिथि तक के लेन देन की जांच करनी चाहिए और उसे अपनी डायरी में दर्ज करना चाहिए। और इसके अलावा जो प्रिकॉशन कौन सा है, यदि किसी आंकड़े में पहले से कोई परिवर्तन किया गया हो तो लेखा परीक्षक को उस आंकड़े के आगे गुप्त रूप से सही का निशान लगाना चाहिए और उसे ग्राहक के कार्यालय में अचानक निरीक्षण भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो नुकसान थे तो नुकसान या हानि की भरपाई हेतु इस प्रकार की प्रोसेस अपनानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी सतत ऑडिट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें पहले तो सतत ऑडिट या कंटिन्यूस ऑडिट क्या होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसकी परिभाषा यानी जिसका जो मेजर मीनिंग होता है क्या होता है वो देख चुके हैं। फिर इसके एडवांटेज कौन कौन से वो देख चुके हैं।
फिर इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से वो देख चुके हैं, और लास्ट में जो डिसएडवांटेज है उनकी कमी को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। अब आपका सेकंड नंबर का स्टार्ट करेंगे, यानी प्रीडियोकल और फाइनल ऑडिट, यानी आवधिक या अंतिम ऑडिट क्या होती है वो देखते हैं। यानी प्रीडियोकल ऑडिट इज one which is taken up at the close of the trading period when all the accounts have been balanced and trading and profit and loss account and balance sheet prepared. The audit is completed in one continuous session. In this case, the auditor visit his client only once in an year and goes on checking the accounts until the audit work for the whole of the period is completed. यानी आवधिक, यानी जो आवधिक होती है एक तरीके से आवधिक लेखा परीक्षा वह होती है जो व्यापारिक अवधि की समाप्ति पर, जैसे वित्तीय वर्ष होता है व्यापार का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, तो 31 मार्च की समाप्ति पर जो ऑडिट की जाएगी वो एक तरह से आवधिक ऑडिट होती है, जो व्यापारिक अवधि की समाप्ति पर की जाती है जब सभी खाते संतुलित हो चुके होते हैं, यानी सभी खातों को तैयार कर लिया जाता है और व्यापारिक या ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट तैयार हो चुकी होती है, तब लेखा परीक्षा एक इस सत्र में पूरी हो जाती है। इस स्थिति में लेखा परीक्षक वर्ष में केवल एक बार अपने ग्राहक के पास जाता है, यानी कंपनी के पास जाता है, संस्था के पास जाता है और पूरी अवधि की लेखा परीक्षा कार्य के पूरा होने तक खातों की जांच करता रहता है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो आवधिक ऑडिट होती है वो सामान्यतः आपके ईयर एंडिंग के बाद में की जाती है और जो ऑडिट का कार्य है वो एक बार ही कर लिया जाता है, अनावश्यक कार्यालय में जाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह ऑडिट तभी संभव होती है जो भी आपके अकाउंट्स हैं वो वेल रूप से प्रिपेयर्ड हो जाने चाहिए, जैसे आपका ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट एक्सेट्रा जो भी है। यदि लेखा परीक्षक के कई ऐसे ग्राहक हैं, कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका वित्तीय वर्ष एक ही तिथि को समाप्त होता है, तो लेखा परीक्षक के लिए अपने सभी ग्राहकों का काम पूरा करना मुश्किल हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हालांकि इस प्रकार की लेखा परीक्षा को संपूर्ण या विस्तृत लेखा परीक्षा कहा जाता है, ये सब सही नहीं है, क्योंकि बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हर एक लेनदेन की बारीकियों से जांच करना संभव नहीं होता है। इस प्रकार की लेखा परीक्षा छोटे व्यवसायों के लिए उपयुक्त है जहां लेनदेन की संख्या कम होती है, यानी जो आवधिक ऑडिट होती है वो उन्हीं फर्मों के लिए, कंपनियों के लिए बेस्ट रहती है जहाँ पर जो व्यवसाय की प्रोसेस है वो, यानी व्यवसाय का जो स्केल है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है, यानी व्यापार छोटा होना चाहिए, और जो बड़ा व्यापार है उसके लिए एक तरह से सतत ऑडिट अनिवार्य होती है, क्योंकि ज़्यादा ऑडिट, ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे तो आवधिक ऑडिट उसमें एप्लीकेबल या प्रॉपर्ली रूप से सही नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो छोटे व्यापारियों के लिए आवधिक ऑडिट करवाना एक तरीके से सही साबित होता है। अब इसमें देखते हैं कंटिन्यूस ऑडिट और फाइनल ऑडिट के मध्य जो बेसिक डिफरेंस कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक तो हो गया आपका सतत अंकेक्षण, कौन सा हो गया, सतत अंकेक्षण, और दूसरा हो गया आपका अंतिम ऑडिट या आपका आवधिक ऑडिट, ठीक है, इसको आवधिक ऑडिट या अंतिम ऑडिट इसको कहा जाता है, आवधिक अंकेक्षण। अब इनके मध्य जो बेसिक डिफरेंस कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि लेखा परीक्षक अपने, यानी सतत ऑडिट में देखेंगे, लेखा परीक्षक अपने कर्मचारियों से नियमित रूप से मिलते हैं और खातों की जांच करते हैं, ठीक है, और जबकि आवधिक अंतिम में देखें तो लेखा परीक्षक वर्ष के अंत में ग्राहक के, यानी कंपनी के यहाँ आते हैं और एक ही बैठक में खातों की जांच कर लेते हैं। ये बार बार व्यापार में जाते रहते हैं और ये एक लास्ट में वर्ष के अंत में ही जाके ऑडिट का कार्य करता है। और अभी यहाँ बात करें सतत ऑडिट की, तो खातों का लेखा जोखा समय समय पर दर्ज किया जाता है, और जबकि अंतिम खाते तैयार होने के बाद खातों के लेखा परीक्षा कार्य किया जाता है अंतिम आवधिक ऑडिट में। और सतत ऑडिट के बारे में बात करें तो यह बड़ी कंपनियों के लिए उपयुक्त है जहाँ विस्तृत जांच आवश्यक होती है, ठीक है, और ये जो आवधिक या अंतिम ऑडिट है वो लघु व्यवसाय के लिए उपयुक्त होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि लघु व्यवसाय के लिए कौन सी ऑडिट उपयुक्त रहती है और जो बड़ी बिजनेस है उनके लिए कौन सा ऑडिट उपयुक्त रहता है, तो आपको बताना है बड़ों के लिए सतत और छोटों के लिए आपका अंतिम या आवधिक ऑडिट होता है। और ये सतत ऑडिट है एक तरह से महंगी प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें काफ़ी खर्चा होता है, और जबकि जो आपकी आवधिक या अंतिम ऑडिट है वो अपेक्षाकृत सस्ता ऑडिट का कार्य होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑडिट, 2 ऑडिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं इंटरिम ऑडिट, यानी आंतरिक ऑडिट क्या होती है। And it is an audit which is conducted in between the 2 annual audits with a view to find out interim profits to enable a company to declare an interim dividend। यानी यह एक ऐसी लेखा परीक्षा है जो 2 वार्षिक, यानी जैसे आपका 1 अप्रैल 2024 वित्तीय वर्ष है, फिर आपका 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा, इस तरह से आपको 1 अप्रैल 26 से नया हो जाएगा और 31 मार्च 2027 समाप्त होगा। तो इनके मध्य जो अंतराल है उसकी ऑडिट का जो कार्य किया जाता है वही एक तरीके से आपकी इंटरिम या आंतरिक ऑडिट या मध्य ऑडिट होती है। तो यह एक ऐसी लेखा परीक्षा है जो 2 वार्षिक लेखा परीक्षाओं के बीच आयोजित की जाती है ताकि अंतरिम लाभ का पता लगाया जा सके, यानी जो अंतरिम रूप से कितना प्रॉफिट हुआ है उसका पता लगाया जा सके और कंपनी अंतरिम लाभांश भी घोषित कर सके। तो इसके लिए इंटरिम ऑडिट का कार्य किया जाता है। अब इसके एडवांटेज कौन कौन से इसके प्रॉफिट होते हैं इंटरिम ऑडिट को देखते हैं। तो इस प्रकार की लेखा परीक्षा तब उपयोगी होती है जब अंतरिम आंकड़ों का प्रकाशन आवश्यक होता है। इसके अलावा यदि अंतरिम लेखा परीक्षा हो चुकी हो तो अंतिम लेखा परीक्षा शीघ्र पूरी की जा सकती है।
और इसके अलावा जो फायदा होता है, वर्ष के दौरान त्रुटियों और धोखाधड़ियों का शीघ्र पता लगाया जा सकता है। और जो लास्ट फायदा होगा, ग्राहक के कर्मचारियों पर नैतिक नियंत्रण बना रहता है, क्योंकि खातों की जांच 3 या 6 महीने के बाद में की जाती है। इस प्रकार से इनके ऊपर कंट्रोल रहता है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं, कौन कौन से इसके नुकसान है। इसके नुकसान देखते हैं। तो फर्स्ट नुकसान हो जाएगा, and figures may be altered in the accounts which have already been audited. It will mean that the audit staff will have to prepare notes when they finish the interim audit. This is an additional work. यानी जिन खातों का पहले ही ऑडिट हो चुका है उनमें आंकड़े बदले जा सकते हैं, यह सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा इसका मतलब यह होगा कि ऑडिट स्टाफ को अंतरिम ऑडिट पूरा होने पर नोट्स तैयार करने होंगे, और यह एक अतिरिक्त कार्य भी होता है। ये इसके नुकसान हो चुके हैं। अब इसके मध्य देखते हैं, यानी कंटिन्यूस ऑडिट और इंटरिम ऑडिट के मध्य जो अंतर होता है वो देख लेते हैं, कौन कौन सा अंतर होता है। ये तो देखते हैं आपका सतत ऑडिट, नहीं कंटिन्यूस ऑडिट, सतत अंकेक्षण, और ये हो गया आपका इधर अंतरिम ऑडिट। अंतरिम ऑडिट के मध्य जो बेसिक डिफरेंस है कौन कौन सा है, अब देखते हैं इसको। यानी सतत ऑडिट को देखें तो लेखा परीक्षा का कार्य लेखा परीक्षक और उसके मुवक्किल की सुविधा अनुसार किसी भी तिथि तक किया जा सकता है, जबकि अंतरिम ऑडिट के बारे में बात करें तो लेखा परीक्षा का कार्य ग्राहक के निर्देशों के अकॉर्डिंग एंड कंपनी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक निश्चित तिथि तक पूरा किया जाता है। यानी सतत परीक्षा कंटिन्यू चलती रहती है, तो जो ऑडिटर होता है अपनी सुविधा के हिसाब से ऑडिट का कार्य करता है, जबकि जो अंतरिम ऑडिट होती है उसमें डायरेक्शन पहले से दे दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, तो उस जो भी पीरियड है उसमें ऑडिट का कार्य कंप्लीट करना अनिवार्य होता है। लेखा सतत को देखें तो लेखा अवधि के अंत में बैलेंस शीट तैयार होने के बाद परिसंपत्तियों एसेट्स और लायबिलिटीज का सत्यापन किया जाता है सतत में, जबकि लेखा परीक्षा के दौरान परिसंपत्तियों और देनदारियों का सत्यापन किया जाता है। इसमें ड्यूरिंग किया जाता है और इसमें बाद में किया जाता है। फिर देखते हैं सतत में कोई ट्रायल बैलेंस तैयार नहीं किया जाता है, हालांकि कुछ खातों के योग नोट किए जा सकते हैं सतत अंकेक्षण में, जबकि अंतरिम अंकेक्षण में ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है और उसको जांचा भी जाता है, यानी उसकी चेकिंग भी की जाती है। और सतत अंकेक्षण के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य लाभ या हानि का पता लगाना नहीं होता है, ठीक है, और यानी विस्तृत जांच करना होता है, और जबकि जो अंतरिम ऑडिट है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है लाभ या हानि का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इनके मध्य जो बेसिक डिफरेंस था वो देख चुके हैं। अब आपकी नेक्स्ट ऑडिट आती है पार्शियल ऑडिट। क्या होती है पार्शियल ऑडिट? जैसा कि नाम से प्रतीत है, पार्शियल ऑडिट क्या है? आंशिक अंकेक्षण। आंशिक अंकेक्षण देखते हैं तो when an auditor is asked to check some of the records and books for a part or whole of the period, it is called partial audit. Example देखें, he may be asked not to check the payment side of the case book. Partial audit is not permitted in the case of private or public limited companies. ठीक है, अब किन किन कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है वो देखते हैं। यानी जब किसी लेखा परीक्षक को क्या है, यानी जब किसी लेखा परीक्षक को किसी अवधि के कुछ भाग या पूरी अवधि के लिए कुछ अभिलेखों और बही खातों की जांच करने के लिए कहा जाता है, तो इसे आंशिक लेखा परीक्षा कहा जाता है। यानी इससे नाम से प्रतीत हो रहा है कि पार्शियल ऑडिट किसे कहा जाता है। जैसे जो व्यापार है वो 1 वर्ष तक, जैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जिसका जो फाइनेंशियल ईयर है, अगर कुछ महीनों की या कुछ ट्रांजेक्शनों की जो ऑडिट की जाती है, यानी संपूर्ण ट्रांजेक्शन या संपूर्ण अवधि की ऑडिट ना करके कुछ अवधि या कुछ ट्रांजेक्शनों की जो ऑडिट का कार्य किया जाता है, वो एक तरीके से आंशिक ऑडिट कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे उसे नगद बही के भुगतान पक्ष की जांच न करने के लिए कहा जा सकता है। निजी या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में आंशिक लेखा परीक्षा अनुमति नहीं है। यह विषय ध्यान रखना है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है, कौन सी होती है, कि प्राइवेट कंपनी, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की कंपनियां होती है, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती है, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज होती है उनको आंशिक लेखा परीक्षा करने की अनुमति नहीं होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे आपकी बैलेंस शीट ऑडिट कौन सी आएगी, एंड चिट्ठा ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट देखते हैं। बैलेंस शीट ऑडिट क्या होती है? अब देखते हैं बैलेंस शीट ऑडिट। And it is an audit to verify the items appearing in the balance sheet and the profit and losses account. It is a limited use audit in which all the balance sheet accounts, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, असेट्स लायबिलिटीज, यानी बैलेंस शीट में आपके असेट्स आता है, लायबिलिटीज आता है, रिजर्व एंड प्रोविजंस आर वेरीफाइड होते हैं इसमें। Those items of profit and losses account are only checked which are directly related to assets. In this kind of audit, work like vouching, casting and posting, etc. is dispensed with
This type of audit can be successful in those business house where efficient system of internal check and control is in operation. This type of audit is पॉपुलर इन यूएसए। यानी जो ऑडिट है बैलेंस शीट ऑडिट, ये ध्यान रखना आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बैलेंस शीट ऑडिट का जो सबसे ज्यादा प्रचलन है वो कहाँ पे है, यूएसए में, यानी अमेरिका में। यानी जो बैलेंस शीट का ऑडिट का कार्य सबसे ज्यादा अमेरिका में किया जाता है, भारत में इसका प्रचलन काफी कम है। तो यह है, अब देखते हैं इसका हिंदी वर्जन देखें। तो यह लेखा परीक्षा बैलेंस शीट और लाभ हानि खाते में दर्शाए गए मदों का सत्यापन करने के लिए की जाती है। यानी जो लेखा परीक्षा क्यों की जाती है, यानी बैलेंस शीट के अंतर्गत जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें आपका लाइबिलिटीज में आपके सन्डी डेटर्स होते हैं, बैंक लोन होता है, इसके अलावा कैपिटल होती है, एसेट साइड में जो भी आपके असेट्स होता है, ठीक है। तो उनका जो भी योग है, जो भी लाइबिलिटीज असेट साइड दिखाई गई है, तो उनका एक तरीके से यहाँ पे मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। यह एक सीमित लेखा परीक्षा होती है जिसमें बैलेंस शीट के सभी खातों अर्थात परिसंपत्तियों, देनदारियों, आरक्षित निधियों और प्रावधानों का सत्यापन किया जाता है। लाभ हानि खाते की केवल उन्हीं मदों की जांच की जाती है जो परिसंपत्तियों से सीधे संबंधित होती है। यानी इसमें जो लाभ हानि होते हैं तो लाभ हानि खातों की केवल उन्हीं मदों की जांच की जाती है। यहाँ पे जो असेट से सीधे रिलेवेंट होते हैं यानी संपूर्ण रूप से जांच नहीं की जाती है। इसके अलावा इस प्रकार की लेखा परीक्षा में सत्यापन यानी वेरिफिकेशन, लेखा जोखा और प्रविष्टि आदि जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं। ये लेखा परीक्षा उन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सफल हो सकती है जहां आंतरिक जांच और नियंत्रण की कुशल प्रणाली कार्यरत है। यानी ये वहां पर ही सक्सेस हो सकती है जहां पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सफल हो सकती है। कहां पर, जहां इंटरनल ऑडिट और जो कंट्रोल एक तरीके से अच्छा किया गया है, वहां पे जहाँ पे कुशल प्रणाली कार्यरत है वहां पर ही इस प्रकार का ऑडिट का कार्य किया जा सकता है, यानी बैलेंस शीट ऑडिट का। और यह लेखा परीक्षा प्रणाली कहाँ पे प्रसिद्ध है, अमेरिका में प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट ऑडिट के बारे में बात करते हैं। लास्ट ऑडिट आपकी अब ओकेजनल ऑडिट। कौन सी है, ओकेजनल ऑडिट यानी आकस्मिक ऑडिट, आकस्मिक अंकेक्षण। This type of audit is conducted once a while and that too at the desire of the owner of the business. For example, the audit is not compulsory in case of sole proprietor and partnership business, but whenever the need arises, the proprietors can get the accounts audited. यानी जो आपके ओकेजनल या आकस्मिक अंकेक्षण होता है, इस प्रकार का लेखा परीक्षा समय समय पर और वह भी व्यवसाय के स्वामी की इच्छा पर ही किया जाता है। यानी जो इस प्रकार की जो ऑडिट है यानी आकस्मिक ऑडिट या ओकेजनल ऑडिट, वो व्यवसाय के स्वामी की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ये यदा कदा ही की जाती है, जब आवश्यकता पड़ती है तभी इस ऑडिट को करवाया जाता है, अन्यथा नहीं करवाया जाता है। जो स्वामी की इच्छा पर निर्भर होता है। उदाहरण देखें इसका, एकल स्वामित्व यानी जो सोल प्रोप्राइटर होता है और इसके अलावा जो पार्टनरशिप फर्म होती है के मामले में लेखा परीक्षा अनिवार्य नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर स्वामी खातों की लेखा परीक्षा भी करवा सकते हैं। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो एकल व्यापार होता है और जो पार्टनरशिप व्यापार होता है उसमें कानून के अंतर्गत ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर व्यापारी को इन फ्यूचर में कोई आवश्यकता पड़ जाती है तो वो चाहे तो एक तरीके से ओकेजनल या आकस्मिक ऑडिट का कार्य करवा सकता है, ठीक है। तो आपका यह चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट वाला जो चैप्टर है वो डिटेल से बात कर चुके हैं। पहले इसका बेसिक देखा है, ऑडिट जो कंडक्ट ऑडिट किस प्रकार से की जाती है और इसके अलावा जो ऑडिट के प्रकार, आपके 7 प्रकार वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। और जो 7 के प्रकार जो ऑडिट थे आपके, उनमें सतत ऑडिट और जो भी ऑडिट देर के उसके मध्य जो बेसिक डिफरेंस क्या क्या होता है, इसके जो एडवांटेज कौन कौन से हैं, डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं, और जो भी हानियां हैं या डिसएडवांटेज है, दोष है, उनको किस रूप से दूर किया जा सकता है उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। तो आपका ये चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी साथी को किसी प्रकार की क्यूरीज हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और आप इन क्लासों में क्या सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।